हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर से हम लोग हमारा बेस थ्योरम स्टार्ट कर रहे होंगे। और बेस थ्योरम बताने से पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे इसका फार्मूला आपको वहाँ पे यूज़ आ रहा होगा और कई बार इसका प्रूफ करने के टाइम पे बेस थ्योरम का जो प्रूफ होता है फार्मूला का, उस समय आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की यूज़ भी बढ़ती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली जानना ज़रूरी है। अब देखो, बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये किस केस में होता है। अब जैसे तुम्हारा ये एक सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब देखो, अब सैम्पल स्पेस के अंदर जैसे मान लो कि पार्टीशंस हो गया, जैसे ये A1 हो गया, ये एस सेट है हमारा, इसमें पार्टीशन हो गया A2, फिर इसमें पार्टीशन हो गया A3। इस केस में हमारा बेस थ्योरम आता है और उसमें हमारा फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन, ऐसे कंडीशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। और हमें जब पार्टीशंस के वैल्यूज़ कैलकुलेट करने होते हैं, प्रोबेबिलिटी वगैरह, तब हम यूज़ करते हैं हमारा बेस थ्योरम वाला फार्मूला का, ठीक है। तो देखो, हम फार्मूला जैसे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B बोलेगा, तो आपको मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स इन A यूनियन A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट होगा वो ऊपर होगा, अब जो नीचे होगा ना उसको नंबर ऑफ पॉइंट्स इन B, जो नीचे होगा वो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन B इस तरह से लिखोगे। और इसको अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखे तो P फिर A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये इसको प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिख दिया। और नीचे आपका जब भी नीचे जो होगा, जो क्योंकि ये जो हमारा B है, जो बड़ा सबसेट है, वो हमेशा नीचे आएगा जो नीचे है, ठीक है। अब जैसे इस कंडीशन में देखो आप, जैसे इसको उल्टा कर दिया, अब इसको जैसे उल्टा किया, जैसे A अपॉन B था और ये B अपॉन A था, तो अब क्या हुआ, पहले नीचे B आ रहा था, अब इस फॉर्मूला में नीचे A आ गया, ठीक है। तो नीचे जो रहता है वो बड़ा सबसेट रहता है, तो इस वजह से हम इसको नीचे लिखते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे बेस थ्योरम की। अब बेस थ्योरम जो होता है, लेट द इवेंट्स A1 A2 एंड डैश डैश AN तक, ठीक है। अब रिप्रेजेंट अ पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस। अब इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया, जैसे P है तुम्हारा और यहाँ पे A और I यहाँ पे जनरल में लिख दिया और अपॉन B, ठीक है। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था उसमें सिंगल देख रहे थे, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर I है, तो आप फिर I1 2 3 से लेकर के N तक भी हो सकता है, तो इसमें ये वाला कंडीशन आ गया। और इसका फार्मूला होता है आपको AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन AI, और फिर समेशन करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ AI प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन AI, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है। और इसमें एक एक चीज़ क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो देखो ज़्यादा फील तब आता है जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो अगर आपको इसका पूरा पॉइंट टू पॉइंट फील चाहिए तो बस क्वेश्चन आने तक का वेट कर लो। एक भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा ना, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा इसमें कौन क्या काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फील आने के बाद तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ही लोगे। अब देखो, अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है इसको लिखने का ये तरीका होता है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा P1 है, ठीक है। P1 पे तुम्हारा P ऑफ A1 हो गया, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं हम ये, ठीक है। P2 है हमारा, तो वो P उसमें तुम्हारा A हो गया A2, 3 पे A3, इसी तरीके से 4 पे A4। तो हम जनरली बोल सकते हैं ना कि पी आई मेरा, जैसे कि अगर मान लो इसको जनरल फॉर्म में लिखे तो P I तुम्हारा जो भी आएगा वो तुम्हारा यहाँ पे AI आएगा, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ तुम यहाँ से समझ गए। अब जो तुम्हारा P डैश है, ठीक है, जैसे तुम्हारा यहाँ पे P1 है और डैश है, ये होता है तुम्हारा कॉमन वाला पार्ट, ठीक है। अब ये कॉमन वाला पार्ट होता है, तो इसको जैसे B1 है और डैश लिखा है तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे B अपॉन A1, इस तरह से। यहाँ पे जब 2 डैश ऐसे करके आए तो यहाँ पे फिर B अपॉन A2, फिर यहाँ पे B अपॉन A3, तो इसका जनरल फॉर्म क्या बन जाएगा तुम्हारा P डैश I P, और ये B तो कांस्टेंट है, यहाँ पे ये AI कर देंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है इस हिसाब से, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब ये हो गया। और अब इस फॉर्मूला को हम इस पार्ट में कन्वर्ट करना चाहे तो देखो, PAI है वो किसके इक्वल है, PI के, और B अपॉन AI है वो किसके इक्वल है, PI डैश के। तो बस यहाँ पे सब्सिट्यूट किया PI इंटू PI डैश, और उसी तरीके से सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे जो समेशन आएगा वो आ जाएगा P1 इंटू P1 डैश प्लस P2 इंटू P3, ये 2 होगा यहाँ पे, मैं लिखना भूल गया था, हाँ। P2 इंटू P2 डैश, फिर P3 इंटू P3 डैश, और इस तरह से हमारा ये समेशन आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब ये फार्मूला आप बस ध्यान में रखना, ये फार्मूला की हेल्प से हम लोग एक एक चीज़, ज़्यादा ये क्वेश्चन में हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखना। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन करने के बाद अभी मैंने जो भी समझाया है वो ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा, ठीक है। वो थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल हो गया एक तरह से आपको, कि आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे मिल जाएगा हर एक फार्मूला का और एक वर्ड का जो वहाँ पे लिखा हुआ था, इससे आपको एक एक चीज़ की फील आ जाएगी। अब जैसे देखो, अ मैन स्पीक ट्रूथ 3 टाइम्स आउट ऑफ 5 टाइम्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि 2 बार झूठ बोल रहा है, ठीक है। व्हेन अ डाई इज थ्रोन ही स्टेट्स दैट इट गिव एन एज, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तो है तुम्हारा कि एक आदमी है जो 3 बार सच बोल रहा है, और दूसरे में आ गया डायरेक्ट कि तुम्हारा ये डाई थ्रो कर रहा है, तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह में आपको पार्टीशंस दिख रहा है कि ये अलग पार्टीशन हो गया, ये अलग पार्टीशन हो गया। अब जहाँ पार्टीशन दिखेगा वहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं बेस थ्योरम वाली थिंकिंग हमें आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें पूछ क्या रहा है हमें। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इवेंट हैज़ एक्चुअली हैपेंड, ठीक है। तो मतलब सच भी बोले इंसान, और उसके साथ साथ डाइस थ्रो करने पे तुम्हारा एज मतलब होता है 1, डाइस थ्रो करने पे 1 भी आए, तो ये दोनों एक साथ ऑकर करे
ये इवेंट, तो वो किस कंडीशन में होगा। तो पहले तो हम P1 लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी डैट ही स्पीक द ट्रूथ। तो 5 में से 3 बार ट्रूथ बोल रहा है तो ऑब्वियसली 3/5 आएगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डैट ही स्पीक्स लाई, ठीक है। अभी झूठ कितनी बार बोलेगा, तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हारा ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब पार्टीशंस, ठीक है, जिसमें हमारा कॉमन वाला चीज़ आता है, इंटरसेक्शन वाला, तो ये तुम्हारा हो जाएगा P1 डैश। अब P1 डैश क्या कह रहा है तुम्हारा यहाँ पे, P1 डैश तुम्हारा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, ठीक है। तो तुम कोई डाइस को फेंकते हो, अब डाइस को फेंकोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे 1 आएगा। एक बार डाइस को तुम अगर फेंकोगे तो उसके आने के चांसेस कितने हैं, एक ही चांस है ना 6 में से, तो एक चांस बनता है, तो इसका 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गया। अब इसी तरह से P2 डैश तुम्हारा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस। तो ऑब्वियसली अगर प्रोबेबिलिटी है तुम्हारा और एस आने के चांसेस नहीं, इसके अलावा कोई भी, तो ऑब्वियसली टोटल का मतलब 1 होता है। 1 में से हम कितना चांस को हटा देंगे, ये एस वाले चांस को माइनस कर देंगे, तो 1/6 वाला चांस है हमारा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। 1 में से इस तरह से माइनस करना, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू आएगी 5/6। यहाँ पे भी जैसे इसमें, यहाँ तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है 5 में से 2, लेकिन अभी अगर बात करो कि तुमको अगर इसका बिल्कुल जो तुमने फर्स्ट में कैलकुलेट किया उसका बिल्कुल अपोजिट में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसको फिर 1 में से इस तरह से माइनस करोगे 3/5, तो तुम्हें ये वैल्यू मिल रही है 2/5, ठीक है। तो इस तरह से तुम फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो, बाकी खुद से हो रहा है तो खुद से कर सकते हो, फार्मूला यूज़ करने की क्या ज़रूरत, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम के हिसाब से अब जो P है वो क्या है तुम्हारा, जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है वो क्या है, तुमको ये सच बोलना चाहिए पहले, तो हमें यही प्रोबेबिलिटी निकालना था ना ऐसे इवेंट का जिसमें एक तो तुमको सच भी बोले और तुम्हारा डाइस थ्रो करने पे 1 भी आए, ये साथ में अगर होना चाहिए ये इवेंट। उस कंडीशन में हम फार्मूला किस तरह से लगाएंगे देखना। अभी ये फार्मूला जिस तरह से लिखूंगा मैं और आप लोगों को समझाऊंगा, इसके बाद क्लैरिटी अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो स्पीक ट्रूथ व्हेन एस हैज अकर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखो जैसे तुम्हारा P1 जो है उसके अंदर ये सच बोल रहा है और P1 डैश के अंदर एस अकर्ड हो रहा है, मतलब इन दोनों को पकड़ लो, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको हमें पकड़ लेना है। तो ये P1 और P1 डैश एक साथ होना चाहिए, ठीक है। तो अब तुम अगर फार्मूला को मैं तुम लोगों को दिखाऊं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में जिसमें तुम्हारा क्या है कि सच भी बोलना चाहिए और एस भी अकर होना चाहिए, तो P1 क्या था, सच बोलने वाला, और एस अकर करने वाला था कि P1 डैश। तो फार्मूला के अंदर यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा, वो आएगा P1 डैश अपॉन P1 डैश प्लस P2 डैश, ठीक है। तो अब तुम्हारा ये डबल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और ये कंडीशन तुम समझ गए। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता था कि आपको इसमें इस तरह का क्वेश्चन बना देता कि प्रोबेबिलिटी कि ये सच नहीं बोल रहा है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी बना देता कि एस अकर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते, तो हम यहाँ फार्मूला में लेते P2 और P2 डैश। ये चीज़ तुम ध्यान देना, इस चीज़ को अच्छे समझना, और ये समझने के बाद पूरी क्लियरिटी तुम्हें आ गई होगी, ठीक है। अब क्या है कि तुम्हें पता चल गया है कि अब किस तरह से यूज़ करना है बेस थ्योरम के फार्मूला में। अब सिंपली तुम्हारे पास इन सब की वैल्यूज़ है। अब जैसे तुम्हें P1 की वैल्यूज़ 3/5 है और P1 डैश की वैल्यू 1/6 है, और तुम्हारा जो बाद में आता है वो जो हमारा जो अकर नहीं करना चाहिए वो वाला यहाँ पे ऐड होता है फार्मूला के हिसाब से, जो समेशन है हमारा, ठीक है। तो फार्मूला के हिसाब से तुमको खुद ही पता चल जाएगा जितने केसेस बनेंगे। मान लो इस कंडीशन में P3 वाला भी होता कोई कंडीशन, तो यहाँ पे फिर P3 और P3 डैश भी ऐड होता, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करते हैं। तो तुम्हारा P1 का वैल्यू था 3/5 और P1 डैश था तुम्हारा 1/6, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अपॉन में 3/5 और फिर 1/6, और ये यहाँ पे एडिशन में है जो कि है तुम्हारा 2/5 P2 का वैल्यू, और P2 डैश क्या था हमारा 5/6, जिसमें हमारा एस ऑपर नहीं करना चाहिए था डाइस से, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये 3/30, और नीचे भी आपको ये 3/30 मिल रहा है। ये ध्यान देना, कभी कभी जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ बीच में प्लस है तो कैंसिल नहीं कर सकते हैं, पहले नीचे ऐड करना होगा फिर कैंसिल हो सकता है अगर होने वाला होगा तो इसके बाद तुम्हारा कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी 3/3 + n, तो तुमको वैल्यू मिलेगी 3/30,
13, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, 3/13 इस न्यूमेरिकल का, ठीक है। आई होप तुमको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया हो, और इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, उसके बाद आपका और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसके बाद और अच्छा न्यूमेरिकल लेंगे और उसमें और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी में देखो कि ऐसा है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दो और जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, चीज़ें उतनी क्लियर होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में देखो वर्ड प्रॉब्लम्स बन के आते हैं, तो एक्सप्लेनेशन बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि कोई भी दूसरा क्वेश्चन भी आए तो खुद से समझ के कर लो पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को एक एक चीज़ समझ में आया हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।